तो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत मज़ेदार एनिमेशन सीरीज को। इस एनिमेशन सीरीज का नाम होने वाला है इन सर्च ऑफ गॉड्स। इस एनिमेशन सीरीज में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें एक्शन और मैजिकल बीट्स भी होंगे। इस एनिमेशन सीरीज को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें समुद्र का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारी बोट ट्रैवल कर रही थी। उसी बोट में से एक लड़का बोलता है कि डैड, उस ड्रैगन ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम जब भी मिरा सिटी के आसपास से गुजरते हैं तो वो ड्रैगन आकर हमारे लोगों को मार देता है, यहाँ पे गायब कर देता है या अटैक कर देता है। हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। इस पर उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम ये सच कह रहे हो तो वो अभी यहाँ पे जरूर आएगा। इस पर उसका बेटा कहता है हाँ, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही वो ड्रैगन आएगा मैं उसका अच्छा मजा सिखाऊंगा, मैं उसको यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चीयू मन में कहता है कि मैं आज ड्रैगन को मार के अपने डैड को अपनी पावर साबित कर दूंगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। उसके बाद वहाँ पे एक तूफान शुरू हो जाता है और एक आवाज आती है। सारे लोग काम छोड़कर उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। फिर वो ड्रैगन वहाँ पे अपीयर हो जाता है, उनके ऊपर मंडराने लगता है, जिस पर चीयू का फादर समझ जाता है कि उसका बेटा सच कह रहा होता है। इस ड्रैगन के ऊपर एक आदमी को भी देखते हैं, लेकिन ये आदमी कौन होता है हम कहानी में आगे जानेंगे। हम आगे देखते हैं कि वो ड्रैगन पानी को अपने मुंह से निकाल कर उसे हवा में ही फ्रीज कर देता है और उन पर अटैक कर देता है, जिससे सिर्फ के लोग वहाँ से जान बचाकर भागने लगते हैं। जो भी इस ड्रैगन की अटैक की चपेट में आता है वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है और दूर से चीयू के फादर उस ड्रैगन की हरकतें देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये ड्रैगन तो सच में सर्फिरा ड्रैगन है, जो एक ब्लू विंग ड्रैगन होता है। तो चीयू अपने फादर से कहता है ये तो एक वाटर टाइप एक स्केयर बीस्ट है, ये तो मिरा सिटी के पानी में होना नहीं चाहिए, ये यहाँ पे कर क्या रहा है। फिर उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता था, उसका फादर उसे रोक देता है। बोलता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये 10 ग्रेट बीस्ट में से एक है, इससे लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। तो कहकर चीयू के फादर उस ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम पीछे रहो, तुम्हारा डैड ये सब कुछ हैंडल करेगा। जिसके बाद चीयू के डैड अपने स्वॉर्ड को निकालते हैं, वाटर ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं। चीयू के डैड ब्लू ड्रैगन को तलवार दिखाकर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे होना नहीं चाहिए, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। डैड अपनी तलवार से काफी सारे स्लैश अटैक करते हैं, लेकिन ड्रैगन बहुत जिद्दी होता है, उसके फिर भी उसके पीछे पड़ जाता है क्योंकि फादर ब्लू ड्रैगन के अटैक से बच रहे होते हैं, लेकिन वो उन पर धीरे धीरे अटैक कर ही रहा होता है। चीयू के फादर उसके हर अटैक को डॉज करते हुए उसे दूर ले जाने शुरू कर देता है। हम आगे देखते हैं वो ड्रैगन बाकी शिप पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे देख चीयू का फादर कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम मेरे साथियों को चोट नहीं पहुंचा सकते, मैं किसी डिवाइन बीस्ट को नहीं मारना चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। कहने के बाद हम देखते हैं कि लियू के डैड उस तलवार से ड्रैगन के सिर पर अटैक कर देते हैं, जिससे उस ड्रैगन को काफी दर्द हो रहा होता है। वो उससे बचने के लिए उस पर अटैक कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। ड्रैगन की काउंटर अटैक से चीयू के डैड को काफी डैमेज पहुंचता है, वो खूना खून लथपथ में हो जाता है। इसके बाद चीयू के डैड का कंट्रोल अपने ऊपर से जाने लगता है। फिर उसका ब्लड जैसे जमीन पे गिरता है तो वो अपनी एक ब्लड आर्ट को परफॉर्म करता है। ब्लड आर्ट की वजह से ग्रीन कलर की वाइन बाहर निकलती है जो ड्रैगन को जकड़ लेती है और उसको जमीन की ओर फोर्स करने लगती है। वो उस वाइन को ऑर्डर देता है कि ड्रैगन को नीचे की ओर ले आओ, और ऐसा ही होता है और ड्रैगन नीचे की तरफ आ जाता है। जिस पर चीयू के डैड उससे कहते हैं ड्रैगन अब तो तेरी मौत निश्चित है। जिस पर ड्रैगन काफी बेबस दिखाई दे रहा होता है, वो उससे निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वह उस ग्रीन वाइन से बचने के लिए बहुत तेजी से उड़ता है, लेकिन वो वहां से हिल नहीं पाता। वो सिटी लॉर्ड को भी अपने साथ में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिटी लॉर्ड की भी सटक चुकी थी। वो अपनी वाइन को और कस कर टाइट कर देता है। सिटी लॉर्ड ड्रैगन को क्रश करने ही वाला होता है कि वो उसे काउंटर अटैक में अपनी पावर दिखाती है, जिसका अटैक और इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि सिटी लॉर्ड की वाइन्स वहीं पे ऑलमोस्ट वहाँ पे खत्म हो जाती है। इनका अटैक इतना पावरफुल था कि सिटी लॉर्ड वहीं पे ऑन द स्पॉट खून की उल्टा करना शुरू कर देता है। चीयू को अपनी फादर की हालत देखकर रहा नहीं जाता, तो वो अपनी फायर स्वॉर्ड को निकालकर ड्रैगन के ऊपर फेंक देता है। वो सीधी बुलेट की स्पीड से जाके तलवार उस ड्रैगन को जाके लग जाती है, जिसके कारण उस ड्रैगन को काफी गुस्सा आता है। उसका पूरा फोकस शिप की तरफ चला जाता है, जिस जगह से वो तलवार का अटैक आया था। चीयू का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी ड्रैगन को दिखाई देना अब कम हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था अटैक किया तो किया किसने और कहाँ से आया, जिसके कारण ड्रैगन वहाँ के सारे शिप को ही जमाना शुरू कर देता है और सबको फ्रीज कर देता है, जिसके कारण चीयू पैनिक करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चीयू का डैड घायल होते हुए भी ड्रैगन को मारने के लिए आगे आता है। वो कहता है कि मेरे बेटे को हर्ट करने का सोचना भी मत, मैं तुझे जान से मार दूंगा। कहते हुए वो अपनी तलवार को लेकर सीधे ड्रैगन की ओर बढ़ता है और एक ही स्लैश अटैक में ड्रैगन का सर धड़ से अलग कर देता है और ड्रैगन की मौत हो जाती है। वो समुद्र के अंदर गिर जाता है और पूरा समुद्र लाल हो जाता है। सिटी लॉर्ड बहुत ज्यादा घायल होता है। वो अपने साथियों के पास वापस लौट आ जाता है, जहाँ पे वो आपस में बात कर रहे होते हैं। ये सी बीस है ना, ये एक वाटर टाइप से बिलोंग करता है, इसका मतलब हमने इसे मार कर बहुत बड़ी आफत अपने गले लगा ली है, क्योंकि वाटर क्लैन वाले इस मामले को ऐसे जाने नहीं देंगे। वो इस हर हाल में इसका बदला लेंगे। इसका मतलब ये एक सोची समझी एक जाल है
मेरा सिटी का लॉर्ड कहता है मैं जानता हूँ वो मुझे और मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। उन्हें पता था कि मैं यहाँ पे जरूर आऊंगा और ड्रैगन से मेरी लड़ाई जरूर होगी ताकि उनको एक बहाना मिल जाए हमसे लड़ाई करने का। मतलब वॉर तो वो करना ही चाहते थे। उसके बाद चीव कहता है अगर हमारे डिवाइन एम्पर हमारे साथ में होते तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि हमारे साथ उलझे। आज डिवाइन एम्पर हमसे अलग हुए ही नहीं होते तो हम बता देते वाटर क्लैन वाले को कि उनकी औकात हमारे सामने है क्या। इस पर चीव का डैड कहता है कि ये तो शुरुआत है उस तबाही की जो 5 क्लैन को अपने चपेट में लेने वाली है। इस पर वो भी अफसोस कर रहा होता है कि डिवाइन एम्पर आप कहाँ चले गए, अब हमारा क्या होगा। फिर एपिसोड का सीन शिफ्ट होता है और हम एक चेरी ब्लॉसम के नीचे एक आदमी को देखते हैं। तो आदमी हंसते हुए कहता है कि ये जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और हम देखते हैं कि वहीं पर उसकी हालत बिगड़ने लगती है तो वो वहीं पर बैठकर मेडिटेट करके 5 एलिमेंट की पावर को अपने अंदर सोखता है और अपने आप को हील करता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये और कोई नहीं वही डिवाइन एम्परर होता है जो वहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है। तो उन्हें एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं कि एक बच्चे के ऊपर कुछ 20 पीछे पड़ रहे होते हैं। वो उससे कहता है कि तुम मेरे पीछे पड़े क्या, आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है और ये चीज तुमसे उधार ली है, तुम मेरी जान लोगे क्या। गाइस मैं आपको बता दूं ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है जिसका नाम 2 ये है। फ्री कल्टीवेटर है जो इधर उधर घूमता रहता है एडवेंचर की राह में। इसका पाला एक कुछ 20 से हो जाता है जो इसको डिनर बनाने की तैयारी में लग रहे हैं। तो उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। और हम टोबू को वापस देखते हैं जो उछल से खुद से मोगली की तरह एक बेल से दूसरे बेल पर जा रहा था। तो फाइनली एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है। देखते हैं जो भी उसका पीछा कर रहे हैं वो दे दनादन जाकर पानी में गिर जाता है और टोबू उन पर कहता है कि मैंने कहा था मेरा पीछा मत करो, ऐसा ही होगा अगर तुम मेरा पीछा करोगे तो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट नदी से निकल कर टोबू को एक पंच मार के नदी के अंदर गिरा देता है। फिर वही बीस उसके पीछे आके एक किक मारता है जो उसे डिवाइन गॉड के वहां पे पटक देती है। मतलब बीस की लात उसे इतनी जोर की पड़ती है कि वो सीधा निंजी माउंटेन के वहां पे जाके गिरता है जहाँ पे डिवाइन एम्पायर भी मौजूद होते हैं। वो उनसे कहता है कि ब्रदर मैं तुम्हारे आसपास के इलाके से नहीं गुजरूंगा, तुम मुझे माफ कर दो। जिस पर डिवाइन एम्पायर की नजर टोबू पे पड़ती है। उसे उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था इसलिए वो उसकी चोट को अपनी पावर से हील कर देते हैं। डिवाइन एम्पायर की थोड़ी सी एनर्जी से टोबू फिर से पहले जैसा हो जाता है। टोबू उनको देखकर ओल्ड इमोर्टल कहकर उन्हें रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ठीक करने के लिए। इस पर डिवाइन इमोर्टल उसे कहते हैं कि मैं कोई और इमोर्टल नहीं हूँ, मेरा नाम सैंगलोंग है। तो जिस पर टोबू भी हंसकर कहता है तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत फेमस इंसान होंगे और या फिर हीलर होंगे और हंसते हुए उनके सामने बैठ जाता है। इस पर डिवाइन एम्पायर को भी हंसी आ जाती है और पूछते हैं बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो टोबू उनको कहता है कि मेरा नाम टोबा ई है लेकिन लोग मुझे टोबू बुलाते हैं। हेवन और अर्थ ने पाला है और ये नॉर्थ एंड साउथ वाला बॉर्डर ही मेरा घर है और मैं यहीं से आया हूँ। डिवाइन एम्पायर उससे कहते हैं तुम इतने छोटी उम्र में ही दुनिया एक्सप्लोर करने निकल गई है तो बहुत बड़ी बात है। तो टोबू कहता है मुझे तो यही तो बनना, मुझे एक हीरो बनना है जो पूरी दुनिया को अकेले अपने दम पर एक्सप्लोर करेगा। जो सुन डिवाइन एम्पायर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बताओ ये वेंडिंग हीरो होते कहते हैं। टोबू बताने लगता है कि ये लोग नेचुरली अपने रास्ते पर चलते हैं और इनके पास फियरलेस मार्शल आर्ट टेक्निक होती है जिसे देख लोग भी थर थर कांपने लगते हैं। मेरे हिसाब से उनके पास बहुत बड़े बड़े डोरे शोले होते हैं। उनके पास एक मैजिक बीस्ट भी होता है जिसके ऊपर बैठ के वो पूरी दुनिया घूमते हैं। जिसे सुन डिवाइन एम्पायर फिर से हंसने लगते कहते हैं कि तुम तो फिर बहुत ज्यादा मजाक किया हो, इसी बात पे जरा अपना हाथ तो आगे करना। जब वो उसे छू कर उसकी नस चेक करते तो उन्हें फील होता है कि उसके पास कुछ यूनिक पावर है। तो मनी मन कहते हैं क्या इसके पास 5 एलिमेंट वाली यूनिक बॉडी है। पूरी दुनिया में कम ही लोग हैं जो 5 एलिमेंट की पावर को प्रोसेस करते हैं और मेरी किस्मत तो देखो इनमें से एक आदमी मेरे सामने ही है। इस तरह 5 एलिमेंट वाली बॉडी है इसके पास। उसके बाद वो एक गहरी सांस लेते हैं जहाँ पे टोबू को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया कि वो एक कॉम्प्लिकेशन रिएक्शन दे रहे हैं मुझे। तभी वो डिवाइन एम्पायर उससे कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ, आई होप तुम उसके लिए हाँ बोल दो। जिसके बाद कहता है किसी ने आप मुझे बेझिझक कुछ भी बता सकते हो, मैं आपके लिए हो सके तो वो कर दूंगा। तो डिवाइन एम्पायर उसे बोलता है कि मेरी एक तलवार है जो इस माउंटेन से नीचे गिर गई है, वो पानी की गहराई में चली गई है, क्या तुम मेरे लिए उसको ला सकते हो। ये सुनकर टोबू कहता है क्या वो पानी की गहराई में जा चुकी है। सीनियर आपकी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा रिस्की है और मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। जिसे सुनने के बाद डिवाइन एम्पायर अपने पास से पिल्स निकालते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इसे हाल ही में रिफाइन किया, अगर तुम्हें जरा सा भी खतरा महसूस हो तो तुम इसका उपयोग कर लेना, ये तुम्हारी जान बचा लेगी। जिस पर टोबू मान जाता है, पानी में छलांग मार देता है। जैसे इस पानी के अंदर वो जाता है तो फ्लाइंग ओर्स उसके पीछे पड़ जाता है लेकिन वो उससे बचने के लिए अपनी स्पीड इंक्रीज कर देता है और आगे की तरफ बढ़ता है। तो चलते चलते एक पिलर के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे कुछ जादुई मंत्र लिखे हुए थे
तभी हम एक व्हाइट ड्रैगन डियर को भी देखते हैं जो पानी के अंदर ही मौजूद था और टोबू को लगातार देखते जा रहा था। देखते हैं कि उसके पीछे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी पड़ा होता है। तभी वो टोबू के पास आ जाता है। हम देखते हैं कि उसके पैर में एक जंजीर बंदी होती है। उसके बाद टोबू नोटिस करता है कि जिस तलवार को वो ढूंढ रहा है वो वहीं पे मौजूद होती है, जिसके बाद टोबू ना उस डियर का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद टोबू तलवार को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर वो बीर वापस आ जाते हैं और डियर पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो डियर उनका सामना अकेला ही करता है और उसे घेर कर उस पर हमला कर देते हैं। तभी वो टोबू को आवाज लगाता है मदद करने के लिए। तभी टोबू तलवार को पकड़ कर कहता है कि मुझे उसकी मदद हर हाल में करनी पड़ेगी। लेकिन वो तलवार बहुत ज्यादा टफ थी, टोबू को हिलाई भी नहीं जा रही थी। तो वो अब पैनिक होने लगता है कि अब वो करे तो करे क्या। ख्याल आता है उसी फील का, वो उसे कंज्यूम करता है तो उसके अंदर एनर्जी आने लगती है। उसके आसपास जितनी 5 एलिमेंट की पावर है जो नेचर में छुपी हुई थी वो टोबू के अंदर जाने लगती है। टोबू अपनी पूरी पावर के साथ उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है और उस तलवार में 5 एलिमेंट की पावर जाती है और तलवार बाहर निकल आती है। आगे निकलने के बाद वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जो चौकोर लाइन में दिखाई देता है। धीरे धीरे वो फॉर्मेशन बाकी जगह पर फैल जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बहुत कीमती चीज है जिसे बचाने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉक लगाए गए हैं और पावरफुल स्पेल किए हुए हैं। जैसे ही टोबू तलवार को बाहर निकाल कर हवा में रखता है तो वहाँ पे एक ब्राइट कलर की लाइट आसमान में जाके गिरती है और वहाँ पर 5 कलर की क्लाउड नजर आते हैं, जिसे देखने के बाद डिवाइन एम्परर समझ जाते हैं कि ये वही चाइल्ड है जिसकी तलाश वो बरसों से करते आए हैं। टोबू के इतनी कमाल के पोटेंशियल को देखने के बाद डिवाइन एम्परर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि टीनेजर में इतना ज्यादा पावर की बॉडी को देखना उनके लिए भी हैरान की बात होती है। वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था, इसको चुनना मेरी ही किस्मत में था। इसी दौरान हम टोबू को देखते हैं जिसके बॉडी से इतनी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी कि सारे बीर उसको देखने लगते हैं। तब टोबू अपनी तलवार को एक्सपैंड करके उनसे कहता है कि तुम उसे अभी के अभी छोड़ दो ना सब के सब मारे जाओगे। हम देखते हैं कि टोबू उस तलवार को इतना हद तक एक्सपैंड कर देता है कि वो वहाँ के चारों पिलर को भी काट देता है, जिसके कारण पिलर का मलबा उन बीस के ऊपर जा गिरता है और सभी बीस उस मलबे के नीचे दब जाते हैं। पिलर के गिरने के बाद हम देखते हैं कि एक एक करके वो जंजीर चटकने लग जाती है और वो डियर भी आजाद हो जाता है। हम देखते हैं कि टोबू की तलवार अब टूट जाती है और वो अनक्वेश्चन होकर समुद्र के नीचे गिरने लगता है और वो डियर उसको उसकी तलवार को उठाकर बाहर निकाल देती है। वो उसे ले जाकर एक सही जगह उतार देती है। तभी टोबू को होश आता है, वो देखता है कि उसने तो सीनियर की तलवार तोड़ दी है, जिसे सोच टोबू को बहुत बुरा लग रहा था। तभी वो डियर उसको लिक करना शुरू कर देती है। तब टोबू भी उसके सर पे हाथ रख के उससे पूछता है तुम्हें पानी के अंदर किसने बांधा था और तुम इतने साल पानी के अंदर जिंदा कैसे रही? तब टोबू को याद आता है उसे सबसे पहले सीनियर से जाकर मिलना होगा, तलवार के बारे में बताना होगा, क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी भी देरी की तो उनको लग सकता है कि मैं मारा जा चुका हूँ। उसके बाद वो उस डियर पे बैठकर उनके पास पहुंच जाता है और वो वहां पर जाकर उनके टूटी हुई तलवार को उनके सामने रख देता है। अपनी तलवार को टूटा देख उनके सर पर एक ठंडा एनर्जी दिखने लगती है और वो खून की उल्टा करना चालू कर देते हैं। तब टोबू कहता है सीनियर ये आपको क्या हो रहा है? क्या ये मेरी वजह से तो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने आपकी तलवार तोड़ दी, इससे आपको सदमा लग गया? इस पर डिवाइन एम्परर हंसता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जवानी में बहुत सारी हर्ब्स ट्राई की थी और उसके टॉक्सिक अब बुढ़ापे में जाकर असर दिखा रही है, जिसके कारण मेरी तबीयत अब ठीक नहीं और बहुत ही जल्द मेरी पूरी बॉडी पत्थर की बन जाएगी। जिसे सुन टोबू को बुरा लगता है तो डिवाइन एम्परर कहता है चिंता मत करो, मैं 200 साल से जीता आया हूँ, मुझे तो कब का मर जाना चाहिए था। बस अपने आखिरी काम को अंजाम देने के बाद वो तलवार पर हाथ फेर कर कहते हैं ये हेवन का ही व्हील है और अगर ये हेवन का आदेश है तो मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला। इसके बाद डिवाइन एम्परर टोबू को एक टोकन देकर बोलते हैं कि बच्चे मैं तुमसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम मेरे मिराज सिटी के लोगों की जान बचा लो। डिवाइन एम्परर से वो टोकन लेकर टोबू उस टोकन को देखने लगता है। इसके बाद डिवाइन एम्परर अपना ब्लड का यूज करके टोबू को बताने लगते हैं एक बार अगर मैं मारा जाऊं तो मुझे पूरा यकीन है कि वाटर क्लैन वाले मिराज सिटी पे हमला जरूर करेंगे। इसी के साथ वो अपना ब्लड का यूज करके उस लेटर को फिनिश कर देते हैं और वो लेटर टोबू को दे देते हैं और कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ये लेटर और टोकन ले जाना है और यूपिंग माउंटेन के साथ वेस्ट में तुम्हें एक आदमी मिलेगा, उसका नाम अजोर एम्परर है, उसको ये डिलीवर कर देना, उसे बताना कि तुम्हें 7 दिन के अंदर जंग में शामिल होकर हमारे लोगों की जान बचानी है। तो टोबू कहता है आप इतनी जरूरी इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे दे रहे हो? तो डिवाइन एम्परर इस पर कहता है कि तुमने ही तो कहा था तुम्हें एक वेंडिंग हीरो बनना है,
लेकिन मेरी नजर से देखो तो तुम पहले से ही हीरो हो, जिसे सुन टोबो भी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो टोबो को बताते हैं किसी की स्किल या पावर उसे इवेंटिंग हीरो नहीं बनाती है, ऐसा कुछ करके जिससे लोगों की भलाई हो और उसे लोग सालों साल याद करें, यही होती है एक असली हीरो की पहचान। इसी के साथ वो टोबो को लेटर दे देते हैं और कहते हैं ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तुम चाहो तो इससे इनकार भी कर सकते हो, मैं तुम्हें एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा। इसके बाद टोबो थोड़ा सोचता है, लेकिन गहरी सांस के साथ वो लेटर उनसे ले लेता है, जहाँ पे डिवाइन एम्पर कहते हैं मैंने सही सोचा था, मैंने गलत इंसान को नहीं चुना है। इसके साथ डिवाइन एम्पर उसे 3 और किताबें देता है, उसके बारे में बताना शुरू कर देता है। मैंने इसे अपने 300 साल की जिंदगी में इसे लिखा है, मैंने 700 से ज्यादा माउंटेन और 400 से ज्यादा सिटी की लोकेशन उनके बारे में लिखा हुआ है। मान लो मैंने अपने सारा ज्ञान इस किताब में लिख दिया, अगर तुम्हें फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़े तो तुम इसे खोल कर अपनी दुविधा दूर कर सकते हो। तुम किसी और दुनिया में चले जाते हो तो यहाँ वहाँ के चैप्टर भी इसमें ऐड कर सकते हो। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं अपनी कंसिग्नेशन को तुम्हारे अंदर तक पास डाउन नहीं कर सकता, को तुम्हारे पास डाउन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें 12 या 16 सैगलोंग पिल दे देता हूँ जो तुम्हारी सफर में मदद करेगी, ये तुम्हारे सफर में बहुत काम आने वाली है। उस किताब के साथ साथ वो उस पिल्स को भी अपने पास रख लेता है। डिवाइन एम्पर उससे बोलते हैं कि सावधान रह के इसका उपयोग करना, क्योंकि ये पिल्स बहुत ज्यादा ताकतवर है, इनका बार बार उपयोग करना तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। तभी टोबू थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, जिसे इमोशनल देखने के बाद डिवाइन एम्पर कहते हैं तुम रो क्यों रहे हो बच्चे, रोने वाली क्या बात है। इसके बाद टोबू कहता है कि मैं यहाँ से एक बार चला जाऊँ तो मुझे यकीन है कि मैं आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, मैं अपने एक अजीज दोस्त को खो बैठूंगा। तो डिवाइन एम्पर उसे बताते हैं कि जिंदगी में मरना और जीना दोनों ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए इसमें रोना कैसा। इसके बाद वो टोबू को स्वॉर्ड देकर कहते हैं अगर तुम फ्यूचर में किसी इमोर्टल जिसका नाम टोंगसन है अगर उससे मिलो तो ये तलवार उसी को दे देना, क्योंकि ये उसी से बिलोंग करती है, इसे देखकर तुम इससे मेरी मदद कर पाओगे। इस पर टोबू मान जाता है, उनसे वो तलवार भी ले लेता है। उसके बाद डिवाइन एम्पर कहने लगते हैं क्या बच्चे तुम मेरे पेड़ की एक टहनी तोड़ के ला सकते हो, कहते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। ये सुन टोबू वापस पेड़ पे चढ़ जाता है और वहाँ से एक टहनी तोड़ कर लाता है और देखता है कि उसका दोस्त अब पत्थर की मूर्ति बन चुका है। वह देख टोबू को बहुत बड़ा झटका लगता है, वो इमोशनल हो जाता है। वो डाली को उनके हाथ में रख के कसम खाता है कि मैं अपने दोस्त के दिए हुए मिशन को कभी नहीं भूलूंगा, उसे हर हाल में पूरा करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक मिस्टीरियस लेडीज को देखते हैं कि मौसम को देख रही होती है, उसे भी पता चल गया होगा कि अब सैलोंग नहीं रहे हैं। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ मिस्टीरियस लोगों को देखते हैं जिनका पूरा ग्रुप एक जगह पर पहुंच जाता है। उनके सामने 2 मास्क पहने हुए बंदे भी थे जो वहाँ के गेट कीपर होते हैं। हम आगे देखते हैं वहाँ पर एक व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है जिसने ब्लैक रोब पहना होता है, वो उनके सामने रिश्वत के सामने झुक जाता है, जिसे देख उनके चमचे भी सर झुकाने लग जाते हैं। तभी गेट के अंदर से एक भारी भरकम आवाज आती है जो कहता है क्या उस ओल्ड सैलोंग की कोई खबर मिली, आखिर वो कहाँ है, जिंदा है या मर गया, किसी को उसकी कोई खबर भी है। उनकी बात सुन व्हाइट हेयर वाला बंदा कहता है कि माफ कीजिएगा, हमने पूरी गेट वेलिंग्स को हमने छान मारा, लेकिन मुझे उनसे जुड़ी या उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। इसे सुन उनका गॉड कहता है ये भी अच्छी बात है, अगर तुम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे तो मिरा सिटी के लोग भी उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। उसी के साथ वो उनको बताता है कि अजोर एम्पायर के अंदर ही मिरा सिटी हुआ करता था, तो इस बार भी मिरा सिटी को बचाने के लिए अजोर एम्पायर जरूर आ सकता है, इसलिए किसी एसेसन को वहाँ पे भेजो ताकि उसका खात्मा कर सके। एक बार वो मर गया तो मिरा सिटी पे हमला करना हमारे लिए आसान होगा, जिसके बाद हम कुछ ही दिनों में उसको ध्वस्त कर देंगे मिरा सिटी को। जिस पर व्हाइट हेयर वाला बंदा कहता है कि मास्टर मैं आपकी बात समझ गया, मैं अभी यूपी माउंटेन की और कुछ लोगों को रवाना करता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।